नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक टेंस काल। टेंस इज ए फॉर्म ऑफ ए वर्ब विच शो द टाइम ऑफ एन एक्शन एंड इट्स डिग्री ऑफ कंप्लीटनेस। काल उस समय का बोध करवाता है जब कोई कार्य होता है और यह 3 प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। अब कार्य की स्थिति को और अधिक स्पष्ट करने के लिए काल के भी निम्न 4 विभाजन होते हैं, यानी बताए गए तीनों ही टेंसेस की 4 सब कैटेगरीज हुआ करती है। तो आइए जानते हैं वह कौन सी सब कैटेगरीज होती हैं। इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो अगर हम प्रेजेंट टेंस की बात करें तो प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की सब कैटेगरीज होती हैं। इसी प्रकार से पास्ट टेंस में पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की सब कैटेगरीज होती हैं। इसी प्रकार से फ्यूचर टेंस में फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की सब कैटेगरीज होती हैं। तो कुल मिलाकर तीनों ही टेंसेज में 4 यानी 12 सब कैटेगरीज हुआ करती हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम इंडेफिनिट के बारे में समझते हैं। इंडेफिनिट का हिंदी में मतलब होता है अनिश्चित, यानी इसमें कार्य की स्थिति निश्चित नहीं हुआ करती है। जब कभी भी किए गए कार्य में अनिश्चितता का भाव हो तो उसे इंडेफिनिट कैटेगरी के अंतर्गत रखा जाता है। मैं आपको इसके कुछ उदाहरण देता हूं। जैसे हमने हिंदी में कहा, मैं अपने बड़ों का आदर करती हूं, वे प्रतिदिन सैर के लिए जाते हैं, बिल्लियां म्याऊं म्याऊं करती हैं, सूर्य पश्चिम में छिपता है, 1 और 1 2 होते हैं, मेरी घड़ी ठीक समय नहीं देती है, हम पतंग उड़ाना नहीं जानते हैं, क्या वह खेतों को पानी देता है, क्या पंछी वृक्षों पर घोंसला बनाते हैं, वे कब सोते हैं, ईमानदार आदमी जीवन में अवश्य सफल होते हैं। इस तरह के जब हम वाक्य बोलते हैं तो फिर इनको इंडेफिनिट सब कैटेगरी के अंतर्गत रखा जाता है, क्योंकि किए जाने वाले कार्य के बारे में अधिक निश्चित बातें नहीं कही गई होती हैं। दूसरी जो सब कैटेगरी है वो है हमारी कंटिन्यूअस टेंस की। इसमें कार्य का लगातार जारी रहने का बोध होता है। इससे पता चलता है कि किया जाने वाला कार्य लगातार जारी है। जैसे मैं आपको इसके कुछ उदाहरण देता हूँ। मैं पत्र लिख रहा हूँ, वे समय नष्ट कर रहे हैं, कीमतें बढ़ रही हैं, किसान खेतों में पानी दे रहा है, हम शोर नहीं मचा रहे हैं, वह दवाई नहीं पी रही है, क्या मैं तुम्हें चकमा दे रहा हूँ, क्या वह कपड़ों पर इस्त्री कर रही है, तुम कौन सा घर किराए पर ले रहे हो, शोर कौन कर रहा है। तो हम देख रहे हैं इसमें जो रहा है, रही है जैसे शब्द आते हैं, इनसे पता चलता है कि ये कार्य लगातार जारी है। और क्योंकि कार्य लगातार जारी है, चाहे वो प्रेजेंट टेंस में हो, पास्ट में हो या फ्यूचर में हो, तीनों ही स्थिति में इस प्रकार के वाक्य जो लगातार जारी होने का बोध देते हों उन्हें कंटिन्यूअस सब कैटेगरीज के अंतर्गत रखा जाता है। तीसरी जो सब कैटेगरी है हमारी वो है परफेक्ट टेंस की। इसमें कार्य की समाप्ति का बोध होता है। इसमें पता चलता है कि काम हमारा पूर्ण हो चुका है, पूरा हो चुका है। मैं आपको इसके कुछ उदाहरण देता हूं। जैसे मैंने नई वर्दियां मोल ली हैं, उसने ये कविता याद कर ली है, मोहन और सोहन ने मेरा बटुआ चुरा लिया है, हमने अपना पाठ दोहरा लिया है, मुझे अभी तक उसका संदेश नहीं मिला है, उसने कोई इनाम प्राप्त नहीं किया है, वह कभी कश्मीर नहीं गई है, क्या तुमने अपना गृह कार्य समाप्त कर लिया है, तुमने हिंदी में अपनी कमी पूरी कर ली है। तो इस तरह से हम देखते हैं जब कभी भी काम पूरा हो गया है, जिसमें कार्य की समाप्ति का बोध होता है, उसे परफेक्ट टेंस की सब कैटेगरीज में रखा जाता है। चौथी जो सब कैटेगरीज है वो है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। इसमें हमें ये पता चलता है कि कार्य पहले से जारी है किंतु अभी वो पूरा नहीं हुआ है, अभी कार्य अधूरा है। मैं आपको इसके कुछ उदाहरण देता हूं। जैसे मैं 2 बजे से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूं, प्रातःकाल से बूंदाबांदी हो रही है, फव्वारा
आधे घंटे से चल रहा है, सुधा 10 बजे से स्वेटर बुन रही है, या बढ़ई कल से यह मेज नहीं बना रहा है, क्या वह 1995 से इस नगर में पढ़ रही है, तुम कब से मेरी प्रतीक्षा कर रहे थे। इस तरह से हम देखें जो समय भी दिया जाता है और हमें ये भी पता चलता है कि काम पहले से जारी है। तो इस प्रकार से इंडेफिनेट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की चार सब कैटेगरीज हुआ करती हैं। आगे बढ़ते हैं। हर प्रकार के काल के भाग में, चाहे वो वर्तमान, भूतकाल या भविष्य का कोई सा वाक्य हो, सकारात्मक, नकारात्मक, प्रश्नवाचक भी हो सकता है। तो कुल मिलाकर सिंपल भाषा में कहें, सरल भाषा में कहें तो बनाए जाने वाले वाक्य मूल रूप से सिंपल, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव, इन 4 प्रकार के हो सकते हैं। In each tense, at any stage of action, the sentence may bear affirmative forms, simple, negative form or interrogative form or even interrogative negative form. सामान्य तौर पर विभिन्न वाक्यों की रचना करते समय हम मुख्य क्रिया, सहायक क्रिया और क्रिया के 3 रूपों का विशेष तौर पर प्रयोग करते हैं। सरल शब्दों में कहें तो जो मेन वर्ब होती है वही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण टेंस में होती है, क्योंकि मेन वर्ब की ही फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म का हम लोग इस्तेमाल किया करते हैं और विभिन्न प्रकार के वाक्यों का ट्रांसलेशन किया करते हैं। इसके साथ साथ सहायक क्रिया भी महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि बिना सहायक क्रिया के भी वाक्य पूर्ण नहीं हो पाता है। तो क्रिया के इन्हीं 3 रूपों का वर्णन, इन्हीं 3 रूपों का प्रयोग हम लोग टेंस में किया करते हैं। इन ए सेंटेंस कंप्राइजिंग ऑफ एनी टेंस द यूज ऑफ मेन वर्ब इज ए मस्ट, देन गुड स्टडी ऑफ 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब इज सॉट फॉर। अब हम टेंस चार्ट के बारे में समझते हैं। हमने तो देख लिया कि इंडेफिनेट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस की 4 सब कैटेगरीज हुआ करती हैं, परंतु इन चारों सब कैटेगरीज में क्रिया के कौन कौन से रूपों का इस्तेमाल किया जाता है उसके बारे में हम इस टेंस चार्ट में समझने जा रहे हैं। तो आइए समझते हैं सबसे पहले प्रेजेंट टेंस के बारे में। प्रेजेंट टेंस के इंडेफिनेट में हम अगर देखें तो हम क्रिया की पहली अवस्था यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का इस्तेमाल करते हैं यदि वाक्य हमारा सिंपल है तो, सरल है तो, और अगर वो नेगेटिव है तो फिर हम डू या डज का इस्तेमाल करते हैं। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का इस्तेमाल उसमें भी किया जाता है, यानी प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत बनाए जाने वाले सभी वाक्यों में फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरी, प्रेजेंट टेंस की कंटिन्यूअस सब कैटेगरीज में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज, एम या आर में से किसी एक चीज़ को चुन लिया जाता है, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आती है और फिर उसमें आईएनजी को जोड़ दिया जाता है। प्रेजेंट टेंस की परफेक्ट सब कैटेगरीज में हैज और हैव में से किसी एक को चुन लिया जाता है, किसी एक हेल्पिंग वर्ब को चुन लिया जाता है और फिर क्रिया की तीसरी अवस्था यानी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है। प्रेजेंट टेंस की चौथी सब कैटेगरी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हैज बीन और हैव बीन में से किसी एक को चुना जाता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चुना जाता है और फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में आईएनजी का इस्तेमाल कर दिया जाता है। तो इस तरह से अगर हम प्रेजेंट टेंस में देखें तो इंडेफिनेट में फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, कंटिन्यूअस में आईएनजी फॉर्म, परफेक्ट में थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब और परफेक्ट कंटिन्यूअस में आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। अब हम पास्ट टेंस के बारे में थोड़ा समझते हैं। पास्ट इंडेफिनेट में सिंपल अगर वाक्य है, सरल अगर वाक्य है तो सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है, और अगर वाक्य हमारा नेगेटिव है, इंटेरोगेटिव है या फिर इंटेरोगेटिव नेगेटिव है तो फिर हम डिड का इस्तेमाल किया करते हैं और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। पास्ट टेंस के कंटिन्यूअस सब कैटेगरीज में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम वाज या वर में से किसी एक चीज़ को चुन लेते हैं, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में आईएनजी का इस्तेमाल किया जाता है। पास्ट टेंस की परफेक्ट सब कैटेगरीज में चाहे कुछ भी सब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट चाहे आई हो, वी हो, यू हो, दे हो, ही हो, सी हो, इट हो, सिंगुलर नाउन हो, प्लूरल नाउन हो, कोई सा भी सब्जेक्ट हो, सभी के साथ हैड का इस्तेमाल किया जाता है और क्रिया की तीसरी अवस्था यानी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है। पास्ट टेंस की परफेक्ट कंटिन्यूअस सब कैटेगरीज में हैड बीन का इस्तेमाल करते हुए क्रिया की पहली अवस्था में आईएनजी को जोड़ दिया जाता है। तो इस तरह से अगर हम पास्ट टेंस में देखें तो सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब,
फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, वर्ब में आईएनजी, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब और आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। अब हम फ्यूचर टेंस की तरफ चलते हैं। फ्यूचर टेंस में सबसे पहले हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग विल या शैल को चुनते हैं इंडेफिनेट टेंस में, और फिर क्रिया की पहली अवस्था यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की सब कैटेगरीज में विल और शैल चुनने के बाद में सभी वाक्यों में बी हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है और फर्स्ट फॉर्म के अंदर आईएनजी को जोड़ दिया जाता है। फ्यूचर टेंस की परफेक्ट सब कैटेगरीज में विल और शैल में से किसी एक चीज को चुना जाता है, सभी वाक्यों में हैव का इस्तेमाल किया जाता है और सभी वाक्यों में क्रिया की तीसरी अवस्था का इस्तेमाल किया जाता है यानी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है। फ्यूचर टेंस की चौथी सब कैटेगरी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में विल और सब्जेक्ट विल और शैल में से किसी एक चीज को चुनने के बाद में हैव बीन का इस्तेमाल किया जाएगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में आईएनजी को जोड़ दिया जाता है। तो इस तरह से अगर आप स्क्रीन के ऊपर देखें तो क्रिया के कौन कौन से रूपों का इस्तेमाल हम लोग टेंस में करते हैं, टेंस के 12 की 12 सब कैटेगरीज में हम करते हैं, उसी के बारे में स्क्रीन के ऊपर दिखाया गया है। तो कुल मिलाकर अभी तक जो कुछ भी हमने समझा है वो है, हमने टेंस के 3 प्रकार समझ लिए, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। इसके साथ साथ हमने इनकी 4 सब कैटेगरीज समझ ली, इंडेफिनेट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसके साथ साथ हमने ये भी देख लिया कि वाक्य के क्या प्रकार होते हैं, जैसे हमने बताया सिंपल, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव। और सबसे आखिरी बात जो हमने अभी तक समझी है वो है टेंस चार्ट के बारे में कि किस प्रकार से 12 सब कैटेगरीज में क्रिया के विभिन्न रूपों का इस्तेमाल किया जाता है। अब हम जो समझने वाले हैं वो है हमारा टॉपिक कंजक्टिव का। इसका मतलब है कि हम एक शब्द लेंगे, एक वाक्य लेंगे और 12 के 12 टेंसेज में, 12 के 12 सब कैटेगरीज में टेंस की, उस वाक्य का इंग्लिश में रूपांतरण करके देखेंगे कि किस प्रकार से एक वाक्य को 12 के 12 टेंस में बदल दिया जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि किस शब्द का, किस वर्ब का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो हम राइट यानी लिखना वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। हमारा सब्जेक्ट सभी वाक्यों में रहेगा ही और हमारा ऑब्जेक्ट सभी वाक्यों में रहेगा लेटर। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा जो टेंस आता है वो है प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस, और जिस टेंस की पहचान होती है वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं और हमारा वाक्य बन गया वह पत्र लिखता है। और क्योंकि सिंपल है, जितने भी वाक्य हम बनाने जा रहे हैं वो सभी सिंपल हैं, तो इसीलिए जो इसका ऑर्डर रहेगा वो भी सिंपल के अकॉर्डिंग ही ट्रांसलेट किया जाएगा। तो प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में सिंपल सेंस में हम लोग इसका ट्रांसलेशन कर रहे हैं। सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद हमारी वर्ब आ गई, उसमें हमने SEIS जोड़ दिया और फिर हमारा ऑब्जेक्ट आ गया। तो हमारी पूरी ट्रांसलेशन हो गई ही राइट्स ए लेटर। दूसरा जो हमारा टेंस है वो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान होती है कि हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं। तो वाक्य हमारा बन गया वह पत्र लिख रहा है, और इसकी ट्रांसलेशन हम लोगों ने कर ली ही इज़ राइटिंग ए लेटर। और अगर हम ऑर्डर देखें तो सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद इज MR में से एक चीज़ को चुना जाता है। हमने क्योंकि सब्जेक्ट ही है तो हमने इज लगा दिया, उसके बाद हमने वर्ब लगाई राइट, उसमें हमने ING जोड़ दी राइटिंग, और फिर हमने ऑब्जेक्ट लगा दिया अ लेटर। तो इस तरह से हम देखें हमारा पूरा वाक्य बन गया ही इज़ राइटिंग ए लेटर। अगला जो हमारा टेंस है वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और इसकी पहचान होती है हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, किया है, गया है आदि शब्द आते हैं। और जब इसकी ट्रांसलेशन करते हैं तो सबसे पहले हमने लिख दिया सब्जेक्ट, जैसे यहाँ पर आ गया ही के साथ हैज लगाया हमने, हैव और हैज में से एक चुनना होता है, तो हमने क्योंकि सब्जेक्ट ही है तो हमने हैज लगा दिया। थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का इस्तेमाल इसमें किया जाता है, तो राइट की थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाई है रिटर्न, और फिर हमने ऑब्जेक्ट लगा दिया अ लेटर। तो इंग्लिश बनी वह पत्र लिख चुका है, और इंग्लिश बनी ही इज़ रिटन ए लेटर, हिंदी बनी वह पत्र लिख चुका है। अगला जो हमारा टेंस है वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसके बारे में हमने समझा था कि हिंदी वाक्य के अंत में समय के साथ
रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि शब्द आया करते हैं। और जब इसकी इंग्लिश में ट्रांसलेशन की जाती है तो सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैज या हैव, फिर बीन, फिर वर्ब के अंदर आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट और लास्ट में सिंस या फोर को जोड़ दिया जाता है। तो जो हमने हिंदी में वाक्य बनाया वह 2 बजे से पत्र लिख रहा है, इसकी इंग्लिश में ट्रांसलेशन हो गई ही हैज़ बीन राइटिंग ए लेटर सिंस 2 o'clock। तो अगर आप स्क्रीन के ऊपर देखें तो प्रेजेंट टेंस की चारों ही सब कैटेगरीज में एक वाक्य को किस प्रकार से ट्रांसलेट किया जाएगा, इसका हिंदी और इंग्लिश में दोनों ही रूपांतरण किया गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं, जो हमारी अगली सब कैटेगरी है पास्ट टेंस की। पास्ट इंडेफिनेट टेंस। पास्ट इंडेफिनेट टेंस की पहचान होती है हिंदी वाक्य के अंत में आ, ई, ए, गया, गई, गए जैसे शब्द आते हैं, तो जिसमें पता चलता है कि काम खत्म हो गया। तो हम देखते हैं उसने पत्र लिखा था, इंग्लिश में ट्रांसलेशन हो गई ही रॉट ए लेटर, और वही ऑर्डर रहेगा सिंपल वाला। सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया ही, उसके बाद सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब आई रॉट, राइट की सेकंड फॉर्म रॉट, अ लेटर ऑब्जेक्ट। तो जैसे हमने समझा है पास्ट इंडेफिनेट टेंस में सबसे पहले सिंपल के अंतर्गत सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगी और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। अगला जो हमारा टेंस है वो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, और इसकी पहचान होती है हिंदी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं। और जब इसकी इंग्लिश में ट्रांसलेशन होती है तो सबसे पहले सब्जेक्ट लगाया जाता है, फिर वाज या वर्ब में से सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एक चीज को चुन लिया जाता है, वर्ब में आईएनजी को जोड़ दिया जाता है और लास्ट में ऑब्जेक्ट लगा दिया जाता है। तो जो हमने हिंदी में वाक्य लिखा वह पत्र लिख रहा था, इसकी इंग्लिश में ट्रांसलेशन हो गई ही वाज राइटिंग ए लेटर। अगले टेंस की तरफ बढ़ते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस, और इसकी पहचान होती है हिंदी वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था, किया था, गया था आदि शब्द आते हैं। जब इसकी सिंपल ट्रांसलेशन की जाती है तो सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, सभी सब्जेक्ट्स के साथ में हैड का इस्तेमाल किया जाता है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब राइट की हमने इस्तेमाल की है, यहाँ पर भी की है, और लास्ट में ऑब्जेक्ट लगा दिया जाता है। तो हिंदी बनी वह पत्र लिख चुका था, और इंग्लिश बनी ही हैड रिटन ए लेटर। अगला जो हमारा टेंस है वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, और इसकी जो पहचान होती है वो होती है समय के साथ, समय बताया गया होता है, टाइम बताया गया होता है, ज़्यादातर वाक्यों में काम पूरा हो रहा होता है। तो देखेंगे वह 2 बजे से पत्र लिख रहा था, तो रहा था, रही थी जैसे शब्द इसमें भी आते हैं। और इंग्लिश में ट्रांसलेशन जब होती है तो सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर सभी सब्जेक्ट्स के साथ में हैड का इस्तेमाल किया जाता है, सभी वाक्यों में बीन का इस्तेमाल किया जाता है, वर्ब के अंदर आईएनजी को जोड़ा जाता है, फिर ऑब्जेक्ट लगाया जाता है, फिर जैसा समय होता है, अगर पॉइंट ऑफ टाइम है तो सिंस का इस्तेमाल, अगर पीरियड ऑफ टाइम है तो फोर का इस्तेमाल करके टाइम को अटैच कर दिया जाता है। तो जो हमारी वाक्य पूरा बना वो वह 2 बजे से पत्र लिख रहा था, और इंग्लिश में वाक्य बना ही हैड बीन राइटिंग ए लेटर सिंस 2 o'clock। अब हम अगले टेंस की तरफ बढ़ चलते हैं, जो है हमारा फ्यूचर का इंडेफिनेट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस की पहचान होती है हिंदी वाक्यों के अंत में गा, गी, गे जैसे शब्द आते हैं, और जब इसकी इंग्लिश में ट्रांसलेशन की जाती है तो सबसे पहले सब्जेक्ट लगाया जाता है, फिर विल और शैल में से एक चीज़ सब्जेक्ट और सिचुएशन के अकॉर्डिंग चुन लिया जाता है, उसके बाद क्रिया की पहली अवस्था फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है और फिर ऑब्जेक्ट लगा दिया जाता है। तो वह पत्र लिखेगा, इंग्लिश में इसका रूपांतरण हो गया ही विल राइट ए लेटर। अगला जो हमारा टेंस है वो है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का। इसकी पहचान होती है हिंदी वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा हूँगा जैसे शब्द आते हैं। तो वह पत्र लिख रहा होगा, इसकी इंग्लिश में ट्रांसलेशन हुई ही विल बी राइटिंग ए लेटर। तो जो ऑर्डर होता है सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद वही विल और शैल में से एक चीज़ को चुना जाता है, बी सभी वाक्यों में लगाया जाता है, वर्ब में आईएनजी को जोड़ते हुए ऑब्जेक्ट लगा दिया जाता है। इस प्रकार से फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य बनते हैं, सिंपल सेंस के अंतर्गत बनते हैं। अगला जो हमारा है फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, और फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान होती है चुकेगा, चुकेगी, चुकेगा है, तो इस प्रकार लिया होगा, दिया होगा, किया होगा, गया होगा, इस तरह के वाक्य बनते हैं। और वह पत्र लिख चुकेगा, ये हमारा हिंदी में वाक्य बना है। इंग्लिश में वाक्य बनेगा ही विल हैव रिटन ए लेटर। तो हम देखेंगे सबसे पहले हमारा वही सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद हमने विल और शैल में से एक चीज़ को चुन लेना है, विल आ गया। हैव सभी वाक्यों में लगाया जाएगा,
थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगी, क्योंकि परफेक्ट टेंस में हमेशा ही, चाहे वो प्रेजेंट हो, चाहे वो पास्ट हो, चाहे वो फ्यूचर हो, सभी टेंसेज में परफेक्ट सेंस में थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है, और लास्ट में ऑब्जेक्ट लगा दिया। तो इस तरह से हमारा पूरा वाक्य का रूपांतरण हो गया। और जो हमारा आखिरी सब कैटेगरी है वो है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की, और इसमें वाक्य हमारा बना वह 2 घंटे से पत्र लिख रहा होगा। वह 2 घंटे से पत्र लिख रहा होगा, क्योंकि हमने बताया रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे जैसे शब्द फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान होते हैं। समय भी ज़्यादातर दिया गया होता है, और जब इसकी इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, जैसे यहाँ पर ही आ गया। उसके बाद विल और शैल में से एक चीज़ को चुना जाता है, विल लगा दिया। सब हैव सारे ही वाक्यों में लगेगा, बीन सारे ही वाक्यों में आएगा। वर्ब के अंदर आईएनजी को जोड़ दिया गया है, फिर हमने ऑब्जेक्ट लगा दिया। और जैसा हमने बताया, अगर पीरियड ऑफ टाइम है तो हमने फॉर लगा दिया, अगर पॉइंट ऑफ टाइम होता तो हम यहाँ पर सिंस का इस्तेमाल करते, तो हमने फॉर लगा दिया है, फॉर 2 आवर्स। तो पूरा वाक्य का ट्रांसलेशन हो गया, ही विल हैव बीन राइटिंग ए लेटर फॉर 2 आवर्स। वह 2 घंटे से पत्र लिख रहा होगा। तो कुल मिलाकर अभी तक हमने एक ही बार में सारे टेंस के बारे में समझा है, इसलिए आपको थोड़ा सा कठिन लग सकता है, लेकिन जब हम एक एक करके एक एक टेंस के बारे में समझेंगे तो सारी ही चीज़ें बड़ी सरलता से आपको समझ में आएंगी।